जय हिंद। हम क्लास 10 का विज्ञान का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर है और ये इसका लास्ट लेक्चर है। इसके पहले हम इसका एमसीक्यू दे चुके हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन दे चुके हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन दे चुके हैं और इस लेक्चर में हम बायो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि बायो में क्या क्या दिया है इसके बारे में देखेंगे। देखिए ये इस पेपर का कोड है 824 EL। ठीक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी 2023 के पेपर का क्वेश्चन है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। बहुत आसान क्वेश्चन देता है पेपर में, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देता है, तो डरिएगा नहीं। देखिए इसमें क्वेश्चन पहला दिया है बायो में, पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण का उक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो बाबू हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पोषण बताए थे। पोषण क्या होता है हम बताए थे कि शरीर के बाहर स्थित भोजन है, खाना है ना, बस उसको खा लेना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। मतलब शरीर के बाहर स्थित भोजन को शरीर के अंदर ढकेल देना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। बस इतना ही है। बस शरीर के अंदर भोजन पहुंच गया ना, पोषण खत्म हो गया, पोषण हो गया। ठीक, तो पोषण क्या है, शरीर के बाहर स्थित भोजन को शरीर के अंदर यथोचित रूप से ग्रहण करना, मतलब सही सलामत ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक, अब इसको भोजपुरी में कहते हैं ढकेलना, खींचना, तो यही हिंदी में कहते हैं खाना और विज्ञान की भाषा में कहते हैं पोषण। तो सबका अलग अलग भाषा है, देख रहे हैं ना। तो पोषण क्या है, बस शरीर के बाहर स्थित भोजन है, दाल भात चावल कुछ है, उसको ढकेल दिए शरीर के अंदर, क्या हो गया, पोषण हो गया। तो लिख दीजिएगा, पोषण हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा पोषण। ठीक, अब इसमें लिखिएगा कि शरीर के बाहर स्थित भोजन को शरीर के अंदर सही सलामत पहुंचाना, शरीर के अंदर सही सलामत पहुंचाना पोषण कहलाता है। या अगर टेक्निकल वर्ड में लिखना है तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि शरीर के बाहर स्थित भोजन को यथोचित रूप से शरीर के अंदर पहुंचाना, शरीर के अंदर स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। खत्म बात, पोषण खत्म। अब बोल रहे हैं स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण का उक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो बाबू स्वपोषी पोषण क्या होता है, जब कोई जीव वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ को लेकर और वातावरण में ही उपस्थित एनर्जी को भी ले लेता है और उससे अपना भोजन बना लेता है, तो उससे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। नहीं समझ में आया, देखिए वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है। देखिए अकार्बनिक पदार्थ वो कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें या तो कार्बन नहीं होगा या कार्बन होगा भी ना तो उसमें और कुछ होगा लेकिन हाइड्रोजन उसके साथ नहीं होगा। हाइड्रोजन समझते हैं ना, H, तो जो H होता है हाइड्रोजन, इसके साथ अगर नहीं जुड़ेगा तो कहेंगे ये अकार्बनिक पदार्थ है। अगर हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो कार्बनिक। देखो बाबू, कार्बनिक बनाने के लिए किसी भी चीज को, किसी भी यौगिक को कार्बनिक बनाने के लिए उसमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन। अब ये एकदम हर जगह इन्नत लागू कीजिएगा, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। तो देखिए कार्बनिक ज़्यादातर जगह लागू होता है, बस कहीं कहीं अपवाद आता है इसका। हर जगह लागू होता है, हर जगह लागू आप कर सकते हैं इसको, लेकिन कहीं कहीं बहुत कम जगह अपवाद आ जाता है, तो उसको बस अपवाद को इग्नोर कीजिएगा। देखिए अकार्बनिक पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ना जुड़ा हो। कार्बन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, अकार्बनिक पदार्थ है। अगर हाइड्रोजन में जाके कार्बन से जुड़ा, जहां जुड़ा ही कार्बनिक पदार्थ बन गया, खत्म बात। ठीक, तो अब बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थों से बाह्य स्रोतों से कई जीव अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक, उस भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। समझ में आया? तो डालिएगा हेडिंग, फिर से इसमें इसी क्वेश्चन में डालिएगा हेडिंग, क्या डालेंगे, स्वपोषी पोषण। ठीक, स्वपोषी पोषण, खत्म बात, हेडिंग डालिएगा और लिख दीजिएगा कि सरल अकार्बनिक पदार्थों से जीवों द्वारा बाह्य ऊर्जा स्रोतों से अपना भोजन बनाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण। अब कहेंगे बाह्य ऊर्जा स्रोत क्या है, मतलब हमारी शरीर के बाहर जो ऊर्जा का स्रोत है, क्या शरीर के बाहर जो ऊर्जा का स्रोत है, जैसे सूरज से रोशनी लेकर के और पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, तो बाह्य स्रोत है,
पेड़ पौधा के बाहरी है सूरज, तो बाह्य स्रोत से, बाह्य ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, तो वो ऊर्जा के स्रोत से क्या ले रहा है, ऊर्जा लेकर और अपना भोजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है और ऊर्जा बाह्य ऊर्जा स्रोत से खींच लेता है, ऊर्जा बना लेता है भोजन। तो वही लिखेंगे कि जब कोई जीव क्या करता है, अकार्बनिक पदार्थों से बाह्य ऊर्जा स्रोतों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। खत्म बात। अब इसमें लिख दीजिएगा जैसे पेड़ पौधे का प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे का प्रकाश संश्लेषण, ठीक, खत्म बात। तो ये बस लिख देंगे, उदाहरण में इसको लिखिएगा, उदाहरण में, ठीक। तो उदाहरण में इसको लिख दीजिएगा पेड़ पौधे का प्रकाश संश्लेषण, खत्म हो गया इसका आंसर। अब देखिए बोल रहा है उक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब परपोषी पोषण इसी में है, तो परपोषी पोषण किसको बोलेंगे बाबू, परपोषी पोषण किसको बोलेंगे, जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है तो उसे परपोषी पोषण बोलते हैं। जब कोई जीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए, पोषण क्या है, खाना, जब कुछ खाए खातिर दूसरे जीव पे निर्भर रह ली तो क्या है, परपोषी पोषण, खत्म बात। जैसे देखिए हम पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं, मिर्चा खाते हैं, पेड़ पौधा है, अब मिर्चा भी खाते हैं, चीनी भी खाते हैं, चीनी गन्ने से आता है, गन्ना भी पेड़ पौधा है, आलू का सब्जी खाते हैं, ये भी पेड़ पौधों से आता है, चावल, तो ये सब पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा क्या है, जीव है, निर्जीव तो है नहीं ना। देखिए अगर निर्जीव रहता तो वृद्धि करता नहीं करता, ऑक्सीजन सांस ओस नहीं लेता, पेड़ पौधा भी सांस लेता है, ठीक। तो अब बताइए पेड़ पौधा क्या है, जीवित है, तो जीवित जीवों पर हम अपने भोजन के लिए आश्रित हैं, अपने पोषण के लिए आश्रित हैं, उस पर डिपेंड है। तो जब उस पर डिपेंड होके और अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं तो उसी को परपोषी पोषण या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो अब समझ में आया होगा। अब इसका उदाहरण क्या देंगे, जैसे मनुष्य जो होता है ये मतलब दूसरे जीवों का भक्षण करता है। अब जानते हैं ना हम लोग भक्षणे वाले हैं, मतलब भोजपुरी में बोलते हैं तो भक्षण एक होता है शब्द, विज्ञान में भी वो भक्षण मतलब क्या होता है, खाना। ऐसे भोजपुरी में सुने होंगे भक्ष जीव का इनके, तो मतलब सुने होंगे। तो ये भक्षण क्या होता है, भक्षण मतलब खाने वाला, खाना। तो ठीक, तो क्या होता है, दूसरे जीवों का भक्षण करके अपना पोषण हम प्राप्त करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, परपोषी पोषण। अब देखिए हेडिंग डालेंगे परपोषी पोषण, क्या डालेंगे, परपोषी पोषण, ठीक। अब इसमें क्या लिखेंगे, जब कोई जीव अपने भोजन के लिए या अपने पोषण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो उसको परपोषी पोषण कहते हैं। अब जैसे में उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण में क्या लिखेंगे, मानव, खत्म बात, मानव, ठीक। तो हो गया परपोषी पोषण, पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, खत्म यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। तो बाबू पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र क्या होता है, देखिए है क्या है, गुलाब एगो मानिए जो देते हैं किसी को गिफ्ट, ठीक। देखिए ये गुलाब का डंटी है, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे एगो रहता है गोल का, डंटिया के ऊपर ऐसे रहता है गोल का, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा गोल का रहता है, हमसे अच्छा बन नहीं पाता है, देखिएगा आप बनाइएगा, ठीक। तो देखिए ये गुलाब का डंटी, ये है इसका गोल का जो नीचे का रहता है, उसके बाद ये हो गया, ठीक, ये हो गया आपका क्या, बाह्य दलपुंज, ठीक, ये हो गया बाह्य दलपुंज। यहाँ पे आप क्या बना देंगे, यहाँ पे आप एक पंखुड़ी बना दीजिए, यहाँ पे एक पंखुड़ी बना दीजिए, यहाँ पे एक पंखुड़ी बना दीजिए। ज़्यादा डिजाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये साइंस है, आर्ट नहीं है कि डिजाइन बनाएंगे, बस इसमें ऐसे बना देना है पंखुड़ी, ऐसे 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 बन गया, ऐसे बन गया, ठीक, ऐसे बन गया, हो गया, खत्म बात। अब इसमें क्या बनाएंगे, इसमें अब बनाइए आप, क्या होता है स्त्री वाला भाग, स्त्री के सर, क्या बनाएंगे बाबू, स्त्री के सर। देखिए मार्कर भी नहीं चल रहा है ब्लैक वाला, चलिए नीला से ही हम बना देते हैं। ये है स्त्री के सर, क्या है, स्त्री के सर, कैसा होता है, सुराही टाइप में होता है, सुराही टाइप में, ये हो गया स्त्री के सर। अब इसके साइडवा से निकाल दीजिए पुंकेसर, क्या निकाल दीजिए, पुंकेसर, ऐसे 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 निकाल दिए,
अब हमारा तो बहुत गंदा चित्र बना है, कैसे कि एक ही पेन से बनाए हैं और उसके बाद 2 बार मिटाए हैं। आप बनाइएगा तो इसी टाइप का बनाइएगा। अब बोल रहा है नामांकित चित्र बनाइए। तो बाबू नामांकित का मतलब जानते हैं क्या होता है? नाम को अंकित कीजिए, लिखिए। तो नामांकित चित्र मतलब इसको लिख दीजिएगा वृंत। क्या लिखेंगे? वृंत। ये डंटिया क्या होता है? वृंत। साइंस इसको वृंत बोलता है। ये क्या है? पुष्प आसन। पुष्प जिस पे फुलवा जिस पे बैठा है क्या, उसका आसन है। आप जैसे बैठते हैं कुर्सी पे, कुर्सी आपका आसन है। इसे फूल इस पे बैठा है, क्या है? इसका आसन है। तो पुष्प आसन, पुष्पासन। ठीक। अब उसके बाद ये दोनों क्या है? हरी हरी जो पंखुड़ियाँ गुलाबा के नीचे लटकी रहती है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं बाबू? बाह्य दल पुंज। अब पुंज किसको बोलेंगे? देखिए, जब सारे पंखुड़ी को, सारे बाहर वाले हरे पत्तियों को मिलाकर बोलेंगे तो बोलेंगे दल पुंज, बाह्य दल पुंज। और अगर एक को बोलेंगे ना तो बोलेंगे बाह्य दल। ठीक। तो बाह्य दल बस यहाँ पे रहने दीजिए, कहाँ से कि हम एक पे तीर लगाए हैं, तो बाह्य दल। ठीक। उसके बाद देखिए, है जो पंखुड़ी रहता है गुलाबी गुलाबी कलर का, तो वो क्या होता है? वो होता है दल। क्या होता है? दल। ठीक। अब सारे को एक साथ बोलेंगे तो दल पुंज। ठीक। देखिए, समूह में जब लगाना होगा दल पुंज, खत्म बात। समूह जब दिखाना होगा पुंज लगा देंगे। ठीक। अब देखिए, अब आपको लिखना है स्त्री वाला भाग। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं क्या? स्त्री वाला भाग। वहाँ पे हमको मतलब लिख नहीं पाएंगे, तो आप वहाँ पे मत देखिए। यहाँ पे अब देखिए, स्त्री वाले भाग को हम अलग बना रहे हैं। आप अलग मत बनाइएगा, आप अलग मत बनाइएगा। देखिए, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला भाग है, ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक। इसके बाद नीचे वाला भाग अभी हम समझाएंगे कैसे इसको याद करना है। वर्तिका। इसके बाद क्या है? ये क्या है? ये जो है ये है क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय। ठीक। इसके अंदर होता है बीजांड। बीजांड। इन सारे को मिला करके क्या बोलते हैं बाबू? स्त्री केसर। स्त्री केसर। ठीक। खत्म बात। अब देखिए, अब समझा रहे हैं आपको याद कैसे करना है। डंटिया को तो वृंत बोल दिए, समझ में आया। डंटी जो पकड़ के गिफ्ट देते हैं किसी को, वृंत है। ठीक। याद हो गया। इसको वृंत बोलते हैं जो डंटी पकड़ के देते हैं। ये जो हरा हरा पत्ती नीचे लटका होता है उसको बाह्य दल पुंज। बहरी है और किस टाइप का है? इसी पंखुड़ी के टाइप का है। तो पंखुड़ी को क्या बोल रहे हैं? दल पुंज। पंखुड़िया को क्या बोल रहे हैं? गुलाब के पंखुड़ी को विज्ञान में क्या बोलते हैं? दल पुंज। अब इसके नीचे जो हरा हरा वाला पंखुड़ी है उसको क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। काहे से कि उसके बाहर है, इसलिए बाह्य दल पुंज। खत्म बात। अंदर अब जाइए, अंदर क्या है? स्त्री केसर। पूरा ये भाग जो है, ये सुराही टाइप का पूरा भाग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। अब स्त्री केसर के भी कई भाग होते हैं। जैसे ऊपर वाला जो इसका मुंह होता है, देखिए सुराही का मुंह ही ना किसी को ग्रहण करता है। सुराही होता है तो उसका मुंह तो किसी को ग्रहण करता है। मान लीजिए पानी उसमें भर दिए सुराही में, तो पहले तो मुंह में जाएगा उसके ना, सुराही के। तो ग्रहण करने वाला कौन? वर्तिकाग्र। देखिए वर्तिकाग्र। इसी में कंफ्यूज जाएंगे कि कौन वर्तिका है कौन वर्तिकाग्र है। तो जवन ग्रहण करने वाला है, मुंह जो है ना, मुंह ग्रहण करता है, इसलिए क्या है? वर्तिकाग्र है, ग्रहण करेगा। इसके नीचवा जो नली टाइप में है इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका। अब नीचे क्या है? ये लोटा टाइप में जो है ये है अंडाशय, और ये अंदर इसके एक बीज टाइप में होता है जिसको बीजांड बोलते हैं। खत्म। याद हो गया। अब इसको सारे को, इस स्ट्रक्चर को, सुराही टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। अब चलिए, अब इसको मिटा सकते हैं ना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना अच्छा तो है नहीं। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। आगे पुरुष वाला भाग बनाते हैं। इसमें पुरुष वाला भाग हम बनाए थे तो स्त्री केसर के साइड साइड में इसे बनाए थे ना, यही स्त्री केसर था। ठीक। इसके साइड साइड में इसे बनाए थे। अब ये अलग हम बना रहे हैं, आप एक ही में बनाइएगा, आप अलग अलग मत बनाइएगा। देखिए जैसे हम बनाए थे उसी में बना के लिख दीजिएगा। ठीक। अब देखिए इसमें क्या है? ये क्या बोलते हैं? पुतंतु इसको बोलते हैं। पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। देखो बाबू, है कैसा है? धागा जैसा है। कैसा है? धागा जैसा है। तो तंतु है। धागा को हम क्या बोलते हैं? धागा को ऐसे बोलने के लिए, सिंपल बोलने के लिए तंतु बोल देते हैं। विज्ञान का अलग वो भाषा होता है, तो ये अपने भाषा में बोलता है तंतु। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पुतंतु। क्या चीज का तंतु है? पुष्प का है, फूल का है, इसलिए पुतंतु। पुष्प का तंतु है इसलिए पुतंतु। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये जो ऊपर जो हल्का सा गोल टाइप में होता है वो क्या है? वो है, इसको बोलते हैं क्या? परागकोश।
परागकोश, ठीक, क्या बोलते हैं, परागकोश, ठीक। तो ये है परागकोश। तो परागकोश किसको बोल रहे हैं, ऊपर वाले भाग को। अब इस सारे चीज को हम क्या बोल दे रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक, पुंकेसर। तो ये हो गया पुंकेसर इस भाग को। तो ये हो गया पुष्प के सारे भाग। अब बोल रहा है कि नाम उम तो लिख दिए बना के, अब बोल रहा है सारे का काम लिखिए, सारे चीज का काम लिखिए, पुष्प के सारे भाग का वर्णन कीजिए। तो वर्णन में क्या लिखेंगे, देखिए लिखिएगा पुष्प के सबसे नीचे वाले, जिस पर पुष्प मतलब क्या होता है, पुष्प जिस पर आसन पुष्प सॉरी देखिए, जिस पर पुष्प स्थित रहता है उसको क्या बोलते हैं, पुष्प आसन बोलते हैं। देखिए पुष्प जिस पर स्थित रहता है उसको क्या बोलते हैं, पुष्प आसन बोलते हैं। और पुष्प को जो सहारा देने वाला डंटी होता है, जो डंटी होता है उसको क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं, ठीक। इसका काम सहारा देना है पुष्पासन। पुष्प को स्थित रखने वाला भाग पुष्पासन कहलाता है, या पुष्प को स्थित रखता है, स्थिर रखता है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी आवरण होता है, ठीक। वो क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण कर करके और पुष्प को खाना देता है। अब मान लीजिए फूलों को तो भोजन चाहिए, तो फूल को भोजन देने का काम बहरिया बहरिया जो हरा हरा वाला लटका रहता है वही देता है। तो वही उसको पोषण दे करके, मतलब क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण कर करके और उसको पोषण देता है। उसके बाद उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है दलपुंज। दलपुंज मतलब पंखुड़ी गुलाबी गुलाबी वाला। ये क्या करता है, ये कीटों को आकर्षित करता है। दलपुंज जो होता है पुष्प की पंखुड़ियों को कहते हैं, यह कीटों को आकर्षित करता है जो जनन में सहायता करते हैं। कीट जो हैं जनन में सहायता करते हैं, इसलिए। और ये मतलब क्या करता है, पंखुड़ी जो है इसमें थोड़ा महक भी होता है। महक तो वैसे इसमें होता है, फूल में ही होता है, मतलब पंखुड़ी में महक होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, कीटों को आकर्षित करने का काम मेनली करता है दलपुंज, ठीक। उसके बाद क्या है, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र परागकण को ग्रहण करता है। देखिए ग्रहण करने वाला भाग आ गया ना, देखिए ग्रहण करने वाला बात आ गया यहाँ पे। ये क्या है, ये स्त्रीकेसर है। ये वर्तिकाग्र जो है क्या करता है, परागकण को ग्रहण करता है। वर्तिका जो होता है, वर्तिकाग्र के नीचे का भाग होता है, इसी के द्वारा क्या जाता है, पराग नली नीचे जाता है, कहाँ, अंडाशय में। उसके बाद अंडाशय में बीजांड होता है, जिसमें बीज का निर्माण होता है। अंडाशय बाद में फल में बदल जाता है। उसके बाद पुंकेसर का वर्णन कर दीजिएगा। पुंकेसर में ऊपर का भाग जो होता है वो क्या होता है, ऊपर का भाग जो होता है परागकोश होता है, और नीचे का तंतु समान संरचना जो होता है, देखिए ये ऊपर का भाग जो है क्या है, परागकोश है। ये तंतु समान संरचना जो है क्या है, पुतंतु है। खत्म बात, ठीक। पुतंतु जो है परागकोश को सहारा प्रदान करता है। परागकोश में परागकण स्थित रहते हैं। खत्म हो गया सारे भाग का वर्णन, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। बाबू हम 3-4 बार आपको विस्तार से बताए हैं, अयो पूछ रहा है विस्तार से। तो बताओ कि लिंग निर्धारण प्रक्रिया क्या होती है मानव में। मानव में देखिए पहले लिखिएगा कि क्या होते हैं, मानव के पुरुष के युग्मक में, मानव के नर युग्मक में क्या होता है, XX सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब कि जनन क्रोमोसोम, ठीक। तो सॉरी मेल में क्या होता है XY, मेल में क्या होता है XY, और फीमेल में क्या होता है XX। समझिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। तो देखिए क्या होता है, XY होता है और XX होता है, ठीक। तो फीमेल में XX, फीमेल में सेम। और कॉम्प्लेक्स कौन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है कौन, कॉम्प्लेक्स होता है नर, ठीक। तो इसका जब क्रॉस कराते हैं तो इसका बनेगा XX, ठीक। अब इसका कराएंगे तो इसका बनेगा XY। तो जब दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं तो अगर XY वाला क्रोमोसोम मिलेगा तो क्या होगा, लड़का होगा। अगर XX वाला क्रोमोसोम मिलेगा तो लड़की होगी, ठीक। तो समझ में आया। देखिए जब क्या होता है, मेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं। मेल के गैमेट में लिंग निर्धारण के लिए मेनली 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, X और Y। और जबकि फीमेल के गैमेट में, फीमेल के युग्मक में 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो लिंग निर्धारण का काम करते हैं। वो क्या है, XX।
जब इनका संलयन होता है, जब ये क्या होते हैं, जब इनका निषेचन होता है, तो जब निषेचन होता है तो यदि उस जाइगोट में XY क्रोमोसोम मिलते हैं तो वो भ्रूण जो होता है नर का निर्माण करेगा, और जब XX क्रोमोसोम मिलेगा तो क्या बनेगा, लड़की बनेगी, मतलब कि स्त्री का निर्माण करता है, फीमेल का निर्माण करता है। तो बाबू देखो, इस समझ में आ गया आपको। मेल में क्या क्या होता है, मेल में होता है, देखो ये मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX, ऐसे मिलाते हैं। अगर XX कहीं गलती से मिल गया तो आ जाएगा तूफान, यानी XX यानी लड़की बन जाएगी। अगर XY मिल गया तो बबुआ बन जाएंगे, मतलब कि XY, तो ये लड़का बन जाएगा। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, देखिए जब जो मिल रहा है वैसे ही बन रहा है। तो देखिए आप लिखेंगे कि नर के युग्मक में लिंग निर्धारण के लिए मुख्यतः 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पहला X तथा दूसरा Y, और फीमेल के यानी मादा के युग्मक में मेनली 2 क्रोमोसोम यानी मुख्यतः लिंग निर्धारण के लिए 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पहला X तथा दूसरा X। ठीक, जब निषेचन के दौरान निषेचन के बाद यदि जाइगोट में, जाइगोट मतलब कि देखिए निषेचन के बाद युग्मक होता है, युग्मक के बाद जब युग्मक दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद जाइगोट मतलब युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। जब युग्मनज में XY क्रोमोसोम होगा तो संतति जो होगा पुत्र प्राप्त होगा, और जब XX क्रोमोसोम होगा तो संतति जो है स्त्री प्राप्त होगी। ये हम डिटेल से समझाएं, इसलिए यहाँ पे अच्छे से नहीं समझा रहे हैं। आप जाकर चाहें तो वो लेक्चर देख सकते हैं, अन्यथा समझ में आ जाए तो मत देखिएगा। देखिए उसके बाद ये समझ में आ गया आपको कैसे इसका आंसर लिखना है। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित संबंध से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। बाबू ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है नहीं, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, एकदम लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जो आपके विज्ञान के बुक में दिया हुआ है। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं वो क्वेश्चन जो वो चैप्टर दोनों जो है ऊर्जा के स्रोत और ये इस क्वेश्चन वाला चैप्टर कोई पढ़ाता नहीं है, ना फिजिक्स वाला टीचर पढ़ाता है, ना बायोलॉजी वाला टीचर पढ़ाता है, ना केमिस्ट्री वाला टीचर पढ़ाता है। अगर हमको पहले याद आया होता तो हम शायद आपको पढ़ा दिए होते, लेकिन अब टाइम नहीं है एक्चुअली में, तो नहीं पढ़ा सकते हैं। आप वो अपने मन से पढ़ सकते हैं, काहे से कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, टरबाइन वगैरह के बारे में दिया है, सोलर कुकर के बारे में दिया है। पढ़ेंगे ना बस समझ में आ जाएगा, पूरा दिमाग में चलता जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, इसीलिए कोई पढ़ाता ही नहीं है, इसीलिए नहीं पढ़ाता है। बहुत आसान चैप्टर होता है वो, आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें दिया है प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित संबंध से आप क्या समझते हैं। बाबू संपोषित संबंध क्या होता है, संपोषित सॉरी देखिए प्रबंध को हम यहाँ पे संबंध लिख दिए हैं, गलती से प्रबंध होगा। ठीक, तो प्रबंध यहाँ पे लिख लीजिए आप, प्रबंध से। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंध से आप क्या समझते हैं। ठीक, संपोषित प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। बाबू संपोषित प्रबंध क्या होता है, प्रबंध जो समझते हैं मतलब बचाना, संपोषित का दूसरा नाम होता है सतत। क्या होता है, सतत मतलब कि समान रूप से हर जगह समान हो। तो बोल रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित संबंध मतलब हर जगह समान रूप से उसका प्रबंध, हर जगह उसका समान रूप से प्रबंध हो। कहीं भी हम संबंध बोले आप प्रबंध समझिएगा। ठीक, तो देखिए गलती से निकल जा रहा है। अब देखिए अब क्या होगा, अगर प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित संबंध से आप क्या समझते हैं। संपोषित संबंध का होता है सतत संबंध मतलब प्रबंध, सतत प्रबंध मतलब कि हर जगह समान रूप से वो जो प्राकृतिक संसाधन है मिले, उसी को बोलते हैं कि इसका प्रबंध सतत रूप से है। अब मान लीजिए ये बोल रहा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। ठीक, प्रबंध मतलब कि उसको बचा के रखना। हम प्राकृतिक संसाधन को यूज ना करें तो बचा रहेगा, आने वाली पीढ़ी यूज करेगी। ठीक, यूज करेगी तो हमने तो प्रबंध किया आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी ने यूज किया उसका, लेकिन हमको क्या मिला बदले में, ये तो बेईमानी हो गया ना। होगा कि नहीं हुआ, हम यूज ना करें, बचा के रखें आने वाली पीढ़ी के लिए, और आके यूज कर दे, हमको मिलवे ना करे, हमको फायदा क्या है। तो मान लीजिए कि हम पेट्रोल इस टाइम यूज कर रहे हैं, क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब कहा जाए कि बाबू अब इस टाइम से तुम पेट्रोल यूज करना बंद कर दो, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी के लिए ये पेट्रोल जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, तुम भले मरो। तो अब बताइए
बताइए, हमारा जब कोई फायदा नहीं होगा तो हम उसका प्रबंध करेंगे नहीं करेंगे, उसको बचाएंगे नहीं बचाएंगे। तो सतत रूप से होना चाहिए इसका प्रबंध, मतलब कि हमको भी मिले, तुमको भी मिले, सबको मिले, बराबर रूप से सबको मिले। जो प्राकृतिक संसाधन है उसी को क्या बोलते हैं कि इसका प्रबंध संपोषित रूप से है। ठीक, मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रबंध जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी उस प्राकृतिक संसाधन का लाभ उठा सके, उसी को क्या बोलते हैं, संसाधनों का संपोषित प्रबंध बोलते हैं। समझ में आया कि मतलब हम भी उसका यूज करेंगे, हम उपयोग करम, तू उपयोग कर, या आवे वाला पीढ़ी में। समझ में आया? तो मतलब कि जो पिछला पीढ़ी है वो भी उपयोग कर ले उस संसाधन को, आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर ले, इस तरीके से उसको बचाया जाए, ना कि यहाँ यूज ना हो आने वाली पीढ़ी के लिए पहले से बनाने लगे, तो ऐसा नहीं ना होगा। तो हम भी यूज करेंगे, आने वाली भी पीढ़ी यूज करेगी, ऐसे होना चाहिए इसका प्रबंध, तब उसको बोलते हैं संपोषित प्रबंध। समझ में आया? ठीक, सतत रूप से समान रूप से सबको यूज करे, सबको उसका उपयोग करे, उसी को संपोषित प्रबंध बोलते हैं। ठीक, तो लिखिएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंध, हेडिंग लगा दीजिएगा। लिखेगा कि जब किसी प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रबंध, प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रबंध, ऐसा बचाव जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी उस प्राकृतिक संसाधन का लाभ उठा सके, उसका उपयोग कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंध। ठीक, अब बोल रहा है इसके संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो बाबू संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करना है। संरक्षण क्या क्या कर सकते हैं हमको जितना उपयोग हो, जितना हमारे लिए सही हो, उतना ही उस प्राकृतिक संसाधन का यूज करें। आप ये सब तो लिख ही सकते हैं ना, मतलब यातायात के वाहन का कम उपयोग करें, अगर हमसे हो सके तो पैदल चल के वहाँ जाए, यहाँ है तो ये प्राकृतिक संसाधनों का बचाव हो सकता है, पेट्रोल डीजल बच सकता है अगर यहाँ से वहाँ कम, मतलब गाड़ी से जाएँ, कम वाहन से जाएँ तो हो सकता है ना। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के बचाव के उपयोग उपाय आप लिख सकते हैं, आप इतना तो कर सकते हैं ना, तो ये लिख लीजिएगा। उसके बाद मानव नर के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको दिया है चौथा क्वेश्चन, बोला है इसको लिखिए। प्राकृतिक संसाधन के संपोषित प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। या अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं तब इसको लिखना है, मानव नर के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बाबू इसका पूरा वर्णन करना पड़ेगा। कैसे? सचित्र मतलब चित्र बनाकर। तो चित्र, ये क्या है, टेस्टिस है, 2 ठे, ये क्या है, शुक्रवाहिकाएं हैं। ठीक, यहाँ से क्या है, पेनिस है। ठीक, ये पेनिस है, हम सही से चित्र नहीं बना रहे हैं, देखिए। तो देखिए ये क्या है, ये टेस्टिस है। ठीक, ये क्या है, शुक्रवाहिकाएं हैं, यहाँ से पेनिस आएगा। ठीक, यहाँ से ऐसे पेनिस रहता है। अब हमसे सही से चित्र नहीं बन रहा है, आप बना लीजिएगा, हम बनाए हुए हैं पहले से। ठीक, तो ये पेनिस है। ठीक, अब इसके बाद पेनिस मतलब शिश्न। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपका शिश्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। यहीं पे होती है शुक्राशय ग्रंथि, यहीं पे होती है शुक्राशय ग्रंथि। ठीक, या यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, एक इधर एक इधर। ठीक, तो शुक्राशय ग्रंथि यहीं पे मेनली, बस थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ पे शुक्राशय पहले होती है थोड़ा सा प्रोस्टेट ग्लैंड के, और उसके बाद क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बस वहाँ पे बना सकते हैं। समझ में आया ना? तो ये होता है मानव जनन तंत्र का चित्र। अब इसमें टेस्टिस में एक और भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इपिडिडमिस। क्या बोलते हैं, इपिडिडमिस। देखिए ये होता है आपका इपिडिडमिस। ये जो छोटा सा भाग है, यहाँ से शुक्रवाहिका निकलती है। शुक्रवाहिका मतलब क्या होता है, वाहिका मतलब बहाने वाला, और किसको बहाएगा, शुक्राणु को। ये क्या करता है, टेस्टिस जो होता है, वृषण जो होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। वैसे ही इसमें भी होगा, वैसे ही वृषण, बस याद रखिएगा आप हिंदी में, इंग्लिश में बस मत याद कीजिए। इसको बोलते हैं अधिवृषण। ये है शुक्रवाहिका। ठीक, ये होता है अधिवृषण, बस इसको हिंदी में याद रखिए, अधिवृषण। ठीक, अब इसके बाद इससे नली एक निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका बोलते हैं। शुक्रवाहिका जाकर
पेनिस से जुड़ जाती है, ठीक, पेनिस है, ये पेनिस है, ठीक। अब मान लीजिए हमसे बन नहीं रहा है, ठीक, छोड़िए फिगर को, हम इस फिगर को आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक, नाम से ही दे देंगे, ठीक, आप वहाँ से बना लीजिएगा। अब देखिए इसका वर्णन करने के लिए बोल रहा है, तो लिखिएगा, पहले वृष्ण हेडिंग डालिएगा, वृष्ण लिखिएगा कि यह मनुष्य के मनुष्य में नर में शरीर के बाहर स्थित होता है, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। यह जो होता है वृष्ण कोश में उपस्थित होता है। इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक। अब शुक्राणु निर्माण के पश्चात यह शुक्राणु किसमें शुक्र अधि क्या होता है यार, इसका नाम भूल जा रहा है, इसका नाम होता है अधिवृष्ण। क्या होता है? अधिवृष्ण। देखिए तो यहाँ पे शुक्राणु निर्माण के बाद शुक्राणु अधिवृष्ण में चले जाते हैं। अधिवृष्ण में इकट्ठे होकर शुक्राणु उसके बाद शुक्रवाहिका द्वारा शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ स्राव को लेकर पेनिस द्वारा बाहर निकल आते हैं और फीमेल के शरीर में एंटर कर जाते हैं। अब ऐसे तो लिखेंगे नहीं एंटर कर जाते हैं, तो लिखिएगा कि प्रवेश कर जाते हैं। देखिए लिखेंगे कि वृष्ण मत हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा मानव जनन तंत्र का वर्णन, ठीक। उसके बाद लिख दीजिएगा कि वृष्ण जो होता है मानव नर में शरीर के बाहर उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा क्या है? उदर मतलब हमारा पेट। अब पेटवा के नीचवा कहाँ स्थित होता है? पेट के नीचे क्या होता है? ये वृष्ण उपस्थित होता है। उदर गुहा के नीचे वृष्ण कोश में एक जोड़ी होते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। शुक्राणु निर्माण के पश्चात शुक्राणु अधिवृष्ण में इकट्ठे हो जाते हैं। उसके पश्चात शुक्राणु शुक्रवाहिका द्वारा शुक्राशय ग्रंथि तक जाते हैं। यहाँ पे शुक्राशय ग्रंथि अपना कुछ स्राव छोड़ती है। उसके बाद शुक्राणु शुक्राशय स्राव के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि के पास जाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि भी अपना कुछ स्राव छोड़ती है और इस पूरे मिश्रण को पेनिस द्वारा यानी कि शिश्न द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि फीमेल के वेजाइना द्वारा यानी फीमेल की योनि द्वारा, मादा की योनि द्वारा उसके शरीर में प्रवेश हो जाता है और निषेचन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, ठीक। बस इतना ही करना है हमको इसमें मानव के नर जनन तंत्र के वर्णन में, ठीक। खत्म, इतना ही बस लिखना है। आप लिख देंगे इतना ही ना, अपने मन से लिख दीजिएगा। जो होता है वृष्ण में क्या होता है बाबू? शुक्राणु का निर्माण होता है। अधिवृष्ण में क्या होता है? अधिवृष्ण जो यहाँ पे देखिए ये जो वृष्ण है पूरा, ठीक, इसके साइडों में हल्का सा रहता है एक नली टाइप का, इस नलिया को क्या बोलते हैं? अधिवृष्ण। अब यहाँ से नली बनता है, इस नली को क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। तो देखिए इसमें शुक्राणु तो बन गया लेकिन अभी कुछ में मिला उला नहीं है, ठीक। इसका एक माध्यम होता है चलने के लिए, इसको चलने के लिए जल तरल ओरल चाहिए। तो यहाँ आता है इसमें अधिवृष्ण में, अधिवृष्ण से शुक्रवाहिका द्वारा कहाँ चला जाता है? शुक्रवाहिका द्वारा शुक्राशय ग्रंथि के पास चला जाता है। शुक्राशय ग्रंथि अपना कुछ स्राव छोड़ देती है। फिर कहाँ जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के पास। प्रोस्टेट ग्रंथि भी अपना कुछ स्राव छोड़ देती है। इसके बाद पेनिस द्वारा यानी शिश्न द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है और फीमेल के यानी कि मादा की योनि द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। खत्म बात, यही बस लिखना है, ठीक। अब देखिए ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो आशा है कि आपको ये पेपर पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। आशा है कि आप एग्जाम भी बहुत अच्छे से देंगे। देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं, कभी भी एग्जाम में पूरा मतलब फ्रस्ट्रेट मत हो जाइएगा, डर मत जाइएगा। आपको जो क्वेश्चन आएगा पहले उसको लिखिएगा, जो नहीं आएगा उसको भी लिखिएगा, अपने मन से जोड़ के लिखिएगा, लेकिन सारा क्वेश्चन आपको करना है। अब देखिए आप सोचेंगे कि जैसे जैसे हम बताए हैं सेम वैसे ही लिखना है। नहीं, आपको बस सही लिखना है। अपने भाषा में लिखिए, चाहे चाइनीज में लिखिए, हम चाइनीज में तो नहीं लिखेंगे लेकिन किसी भी भाषा में लिखिए, अपने ही भाषा में लिख सकते हैं आप, उस पर भी बहुत अच्छा नंबर मिलता है। अगर आप अपने भाषा में लिखेंगे ना तो टेक्निकल भाषा से ज़्यादा नंबर उस पर मिलता है, ठीक। तो आप उसमें अपने भाषा में लिखिएगा। जो भी जैसे पोषण है, खाना पोषण कहते हैं, तो आप अपने भाषा में बना के लिखिएगा कि शरीर के बाहर स्थित भोजन है उसको शरीर के अंदर ले लेना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ऐसे अपने भाषा में बना के लिखिएगा। ये नहीं समझिएगा कि हम टेक्निकल लैंग्वेज में ही लिखेंगे तभी हमको नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप बस सही अपने भाषा में, चाहे किसी के भाषा में लिखिए, अपने भाषा में लिखिए चाहे किसी के भाषा में
सही सही होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको नंबर मिलता है। तो आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।